आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का तीसरा नियम। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा था, और सेकंड रूल हमने बात की थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम, जिसे हमने एक और नाम दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो फर्स्ट और सेकंड रूल लॉ है वो डिपेंड करेंगे किस पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरण पर। यानी कि जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तब उस समय हम लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ते हैं। लेकिन जो थर्ड लॉ है यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल है, इसे हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इट मींस मिनिमम 2 कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन? इन स्टेट्स दैट द फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, gene controlling different characters assort independently without influencing each other during the formation of gametes and get randomly rearranged in the offspring। मतलब जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, उस टाइम में अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करने वाले फैक्टर्स या जो जीन होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? अपव्यूहित होते हैं, असॉर्ट होते हैं, और अगली संतति के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है उसके लक्षण दिखाई देते हैं रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग। अलग अलग जो है वो संतानों के अंदर दिखाई देते हैं। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मैं इसे वापस से समझा देता हूं, आप एक बार इसकी डेफिनेशन को जो है वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ओके, इस रूल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या एग्जांपल है। जब हमने येलो एंड राउंड सीड प्लांट को किसके साथ क्रॉस किया था? ग्रीन एंड रिंकल सीड, मतलब पीले और गोल बीज वाले पौधे का जब हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण करवाया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे पौधे कैसे मिलते हैं? येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट होंगे। मतलब F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? पीले और गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसके बनेंगे स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां से आप देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो है येलो एंड राउंड सीड प्लांट जो है वो हमें F1 जनरेशन के अंदर मिलते हैं। देखिए यहां जो है वो रूल कौन सा काम करेगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस का, प्रभाविता का नियम। जो ये कैपिटल फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये दोनों डोमिनेंस कैरेक्टर होंगे, प्रभावी कारक होंगे, और ये जो दोनों कारक होंगे वो कैसे होंगे? कह सकते हैं रिसेसिव फैक्टर्स होंगे, अप्रभावी कारक होंगे। तो F1 जनरेशन के अंदर तो हमें सारे कैसे मिलते हैं? गोल पीले और गोल बीज वाले पौधे मिलते हैं। लेकिन जब F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया जाए,
इट मीन्स इनके बीच में स्वनिषेचन करवाया जाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, तो F2 जनरेशन के अंदर सारे फैक्टर्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, यहाँ पर साथ साथ उपस्थित है लेकिन अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने लक्षणों को शो करेगा और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो शो नहीं करेगा। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर आप देखोगे कि जो येलो फैक्टर है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के साथ में भी असॉर्ट हो सकता है। जैसे कि बात करें, यहां हमने येलो एंड राउंड सीड लिया है, तो येलो और राउंड सीड प्लांट के साथ में तो ये काम करेगा, इसके साथ तो ये अपने कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन येलो एंड रिंकल सीड भी जनरेट होते हैं। इट मींस जो येलो फैक्टर्स है वो राउंड और रिंकल दोनों के साथ में जो है वो क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है। मतलब ये किसी के साथ में कह सकते हैं कि बंधा हुआ नहीं है, ये दोनों के साथ में जो है वो क्या होगा, शो करेगा। इसी तरह से ग्रीन फैक्टर जो है वो रिंकल सीड के साथ तो चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ग्रीन और राउंड सीड के साथ में भी जो है वो क्या होगा, शो करेगा। आपने देखा होगा कि इसका जो F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था, 9:3:3:1, जो हमने बात की थी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था, 9:3:3:1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 प्लांट जो है वो कैसे थे, येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट थे। 3 प्लांट्स कैसे थे, येलो एंड ट्विंकल सीड प्लांट थे। और 3 प्लांट्स कैसे थे, ग्रीन एंड राउंड सीडेड थे। और 1 प्लांट कैसा था, ग्रीन एंड रिंकल सीड था। 9:3:3:1 जो है वो इसका रेशियो मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, देखिए इसको हम देखते हैं, ये F1 जनरेशन के जो प्लांट है इनको अगर सेल्फ पॉलिनेट होने दिया जाए, मतलब इस प्लांट का इस प्लांट के साथ में, मतलब F1 जनरेशन के, देखिए ये भी F1 जनरेशन का, ये भी F1 जनरेशन का, इन दोनों प्लांट को आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए, यहां लिख देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या होगा, इनसे गैमेट बनते हैं। क्या गैमेट बने थे, बात की थी हमने उसके अंदर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो है वो सारे इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, असॉर्ट हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं और हर एक प्रकार के जो है वो पौधे उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। और इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो मिला था। अब इस पूरे रूल को समझना चाहते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला जो वीडियो है उसको आप एक बार फिर से चेक कीजिए और उसके थ्रू जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। जो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसे सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, और जो फर्स्ट और सेकंड रूल है उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये मैनल के जो एक्सपेरिमेंट थे उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो लॉज जो है वो डिफाइन किए गए थे।